हेलो एवरीवन। आप सबको पहला एक सवाल है, भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो आप लोगों ने सोचा होगा कि भाषा इज लैंग्वेज, यानी तेलुगु हो या हिंदी या अंग्रेजी, ये सोचते होंगे। लेकिन भाषा हमें हर रोज हम प्रयोग कर रहे हैं। किस प्रकार, किस लिए इस भाषा की आवश्यकता है? क्यों यह भाषा का प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दों को पदों के रूप में, पदों को वाक्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भाषा को दो रूपों में विभाजित किया गया है। एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो यहाँ पर हम अपने भावनाओं को मौखिक रूप से भी, ओरल से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसी भावनाओं को लिखित रूप में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए भाषा का विभाजन दो रूपों में भी हुआ है। एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। समझ में आया? भाषा कितने प्रकार के हैं, विभाजित किया गया है दो रूपों में। एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो हमेशा हमें मौखिक का ही नहीं, फिर लिखित रूप का भी प्रयोग करते हैं। तो कुछ हम इंटरव्यू वगैरह जाते हैं, तो वहां पर मौखिक रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए मौखिक रूप में हम उत्तर दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ कंपनी वगैरह वहां पर क्या करती हैं, वहां पर हमें टेस्ट कंडक्ट करती हैं, तो वहां पर लिखित रूप में हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे जगह हम दोनों को अभी प्रयोग हम करते हैं के, तो इसलिए दोनों की जरूर हमें आवश्यकता होती है। यानी मौखिक रूप से भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखित रूप से भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर पहले, इसके लिए हमें पहले यह जानना होगा कि वाक्य क्या है, उस वाक्य के गुण क्या हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, और वाक्य के भेद क्या है, इसको जानना है। तो उससे पहले हम वाक्य जानेंगे। वाक्य की परिभाषा है, यह वाक्य शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। तो यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वह शब्द भी कैसे रहना है, सार्थक, उसका कंप्लीट अर्थ होना चाहिए, तभी वह वाक्य बन पाएगा। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर पहले हम शब्द लेंगे, कमल। तो यह शब्द वाक्य नहीं बना है यह, तो इसी को वाक्य में हम बनाएंगे, कमल सुंदर है। तो यहाँ पर कमल, सुंदर, यह दोनों सार्थक है या नहीं है? तो इन दोनों को जोड़ने से, मेल से वाक्य बना है। कैसे? कमल सुंदर है। अब वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके द्वारा
लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर जो लिखने वाले हो या बोलने वाले, जो उसका आशय, इंटेंशन बताने के लिए हम लिखित रूप में भी या मौखिक रूप में भी उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए भाषा की चाहिए, दोनों भाषा की आवश्यकता होती है, यानी दोनों भाषाएं मीन्स यहाँ पर मौखिक और लिखित। तो हम इन दोनों के आधार पर जो हमारे मन में जो इंटेंशन है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वह वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ कमाल, अच्छा, सुंदर, यह तो इसके लिए यह कंप्लीट अर्थ नहीं है, यह वाक्य नहीं कहलाता। वही हम कमल सुंदर है, यह इसका इस वाक्य का संपूर्ण अर्थ हमें मिल रहा है, तो इसको वाक्य हम कह सकते हैं। अब तो वाक्य समझ में आ गए ना। तो अब वाक्य के गुण क्या है देखेंगे हम। वाक्य के गुण यह है जो निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। तो क्या है इसमें? पहला है सार्थकता। वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। तो यहाँ पर हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसका कंप्लीट अर्थ रहना है, सार्थकता। और उदाहरण के लिए हम देखें, यहाँ पर राम पार्क में खेलता है। राम पार्क में खेलता है, तो यहाँ पर यह कंप्लीट सार्थक पद है या नहीं? अगर राम खेलता, यह तो इनकम्प्लीट है, सार्थक नहीं है। वही उसी को हम राम पार्क में खेलता है, तो इसका कंप्लीट अर्थ आ रहा है। और एक उदाहरण, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। मैं जाकर खाऊंगा, क्या खाओगे? ये तो अर्थ नहीं है। लेकिन वही मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, इसका सार्थक अर्थ हो गया, रहा है ना यहाँ पर। और तो सार्थकता कंप्लीट अर्थ होना है। और दूसरा वाक्य का गुण है, दूसरा है योग्यता, क्षमता। उसका मतलब है, योग्यता का मतलब है क्षमता। तो हम कैपेबिलिटी कह सकते हैं, कैपेसिटी कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो उस वाक्य में सिर्फ सार्थक शब्द ही नहीं, उस सार्थक शब्दों को वाक्य प्रयोग में करते समय उसका कम अर्थ होना जरूरी है। जो वाक्य हम लिखते हैं वह उसका अर्थ होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य को उदाहरण में लिया है, देखेंगे कि पवन पानी खाता है। यह कंप्लीट सार्थक, इसमें योग्यता है इस वाक्य में। पवन पानी खाता है। पानी को खाया जाता है या पिया जाता है? पानी को पिया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा है? पवन पानी खाता है। इसमें तो सार्थक योग्यता नहीं है। तो वही दूसरा वाक्य है, पवन खाना खाता है। तो यह इसमें क्षमता है। इसमें अर्थ में, इस वाक्य में अर्थ है पवन खाना खाता है। और दूसरा, शाम खाना पीता है। इसमें भी कोई योग्यता नहीं है। इसी वाक्य को योग्यता में मीन्स उसके लिए कोई कैपेसिटी नहीं है यहाँ पर।
उसी को हम सही क्रम में लिखेंगे तो शाम पानी पीता है। तो इन दोनों वाक्यों में पवन पानी खाता है, यह सार्थकता नहीं है, योग्यता नहीं है। शाम खाना पीता है, इसमें भी योग्यता नहीं है। लेकिन जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, इसमें योग्यता क्षमता होना बहुत जरूरी है, तभी वह वाक्य कंप्लीट होगा। अब तीसरा गुण यह है आकांक्षा। आकांक्षा मीन्स इच्छा, चाह कह सकते हैं हम, इच्छा या चाह भी कह सकते हैं। इसका आशय यह है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। मैंने इससे पहले तुम लोगों से डिस्कस किया था कि कमल सुंदर, यह अधूरा है या पूरा है? अधूरा है। तो जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, अगर उसमें अधूरापन रहता है, वह वाक्य नहीं कहलाता है, कि अधूरापन नहीं रहना है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, लड़के खाना है, यह अधूरा है, कंप्लीट नहीं है यह वाक्य। लड़के खाना खा रहे हैं, क्या था? लड़के खाना है, क्या खाना है? इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसको सही क्रम में हम लिखने से क्या होगा? वह लड़के खाना खा रहे हैं। के समझ में आया अब? और दूसरा उदाहरण लेंगे हम, सैनिक लड़ हैं, यह भी अधूरा है। वही पूरा लिखने से क्या होगा? यह सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं। तो अब यह वाक्य पूरा हुआ है या नहीं? सैनिक लड़ है, यह अधूरा है, लेकिन पूरा कैसे किया जाता है इसको? सैनिक लड़ रहे हैं। तो अब इस वाक्य का अर्थ बन गया। और चौथा है, वाक्य के गुण में चौथा है पदक्रम, मीन्स ऑर्डर, शब्दों को एक ऑर्डर में लिखना। वाक्य का सही अर्थ जानने के, वह भी सही अर्थ मीनिंग के साथ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम में होना जरूरी है। तो यहाँ पर शब्दों को जब हम लिखते हैं, जब वाक्य के रूप में लिखते हैं, उसका क्रम ऐसा होना चाहिए कि उस शब्द का अर्थ हमें हमें जान पड़े, मीन्स हम उस वाक्य को अच्छी तरह समझ सकें। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। जब हम एग्जाम्पल, हमने आकांक्षा, इसमें इच्छा में देखा लड़के खाना है, तो यह कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ कब आया? लड़के खाना खा रहे हैं, इसका ये इस शब्दों को हमने एक क्रम में लिखा था ना, तो उसका कंप्लीट अर्थ आ गया ना। तो इसी से संबंधित और भी एग्जाम्पल से यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, यह क्रम में है नहीं। देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, यहाँ पर तो वाक्य तो बना, यहाँ पर सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन यह पद क्रम में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर और एक उदाहरण देखे, गाय का ताकतवर दूध होता है, गाय का ताकतवर दूध होता है, यह भी क्रम में नहीं है। उसी को हम क्रम में लिखने से क्या होगा? वह गाय का दूध ताकतवर होता है, और इसके लिए ये अर्थ भी आ गया, गाय का दूध ताकतवर होता है।
वह सही पदक्रम भी बन गया। और वाक्य के गुण में पांचवा है, पंचम गुण अन्वय। इसका अर्थ है मेल, कंबाइंड। वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में होना जरूरी है। हम वाक्य लिखते हैं, लेकिन उस वाक्य में कर्ता है या नहीं, वचन है या नहीं। वचन मतलब हमको पता है, एक वचन या बहुवचन, वह है या नहीं। लिंग, स्त्रीलिंग है या पुंलिंग। कारक चिन्ह, हमें पता है कारक चिन्ह, क, के, की, से, ये सभी कारक चिन्ह है। तो इनका होना बहुत जरूरी है। इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। तो वाक्य हमें बनाते समय कर्ता है या नहीं देखना है, वचन देखना है, लिंग देखना है और कारक को देखना है। तो उसके लिए एक उदाहरण देखें हम। मेरा देश में अनेक नदियां बहता है। तो यहाँ तो मेल है, शब्दों का मेल है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ पर वचन, लिंग, कारक सही है ना। मेरा देश में अनेक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखो अनेक नदियां, यह तो बहुवचन है, लेकिन मेरा यह एक वचन है। यहाँ पर बहुवचन भी है और एक वचन भी है। तो यहाँ पर हमें वचन पर ध्यान देते हुए वचन पर ध्यान देते हुए जो सर्वनाम जो है उस पर भी हमें ध्यान देना है। मेरा नहीं, मेरे, मेरे। अब देश में अनेक नदियां बहता नहीं, तो यहाँ पर लिंग, नदी यह स्त्रीलिंग है, लेकिन बहता यह क्या हो गया, पुंलिंग। तो यहाँ पर हमें लिंग पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं, तो यह हुआ सार्थक वाक्य। तो यह मेरा देश में अनेक नदियां बहता है, यह सार्थक नहीं है। तो और एक उदाहरण, चूहे किताबें कुतर गई। लेकिन यहाँ पर भी कुछ गलत है। यहाँ पर चूहे किताबें कुतर गए, इसका प्रयोग इसे करना है। समझ में आया। तो यहाँ पर वाक्य के गुणों को हमने जाना। तो वाक्य के गुण क्या हैं? वाक्य के गुण क्या क्या हैं? पहला क्या है? क्या है पहला? याद आ गया? सार्थकता, योग्यता, दूसरा योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है पदक्रम, पांचवा गुण है, पांचवा गुण है मेल यानी अन्वय। तो इन 5 गुणों को हमें याद रखना है। किस लिए? वाक्य का प्रयोग करने के लिए। ओके। और नेक्स्ट इस तो अब वाक्य के गुण हमने जान लिया, और उसके बाद हम देखेंगे वाक्य के अंग क्या है, पार्ट्स। वाक्य के अंग क्या है देखेंगे। वाक्य के संरचना के आधार पर उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वाक्य के पार्ट्स कितने हैं? 2।
क्या है वह, वे क्या है वाक्य के अंग। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो वाक्य के अंग कितने हैं, दो हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो यह उद्देश्य क्या है देखेंगे। वाक्य में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है देखेंगे, कैसे पहचाना जाता है देखेंगे। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। हम वाक्य में प्रयोग करते समय जिस विषय में कुछ कहा जाने के लिए जिन शब्द का प्रयोग करते हैं वह ही उद्देश्य है। तो यहाँ पर उदाहरण देखो, राम सो रहा है, राम सो रहा है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, राम। हम राम के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं, यह उद्देश्य। और दूसरा है राजू खाना खा रहा है। कौन खा रहा है खाना यहाँ पर, राजू। तो हम किसके बारे में यहाँ पर जान रहे हैं, राजू के बारे में। और तीसरा है किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। किसान सिर्फ खेती ही नहीं उसके साथ साथ फलों को भी उगाते हैं। किसान हो गए यहाँ पर उद्देश्य। जवान देश की रक्षा करते हैं, जवान यहाँ पर उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पर राम, राजू, किसान, जवान, तो ये सभी क्या है, उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए। हम यहाँ पर किसके बारे में जान रहे हैं अब, राम, राजू, किसान और जवान। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, उद्देश्य। तो यह हुआ वाक्य के अंगों में प्रथम क्या है, उद्देश्य। और दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, विधेय। तो यह विधेय क्या है, इसको कैसे पहचाना जाए। देखें हम, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो इससे पहले मैंने बताया राम, राजू, किसान, जवान, वो जो कर रहे हैं उसके बारे में जानना क्या है, विधेय। उसके साथ साथ और भी कुछ उदाहरण है देखेंगे हम। करण खेल रहा है, यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गया, करण। लेकिन वह क्या कर रहा है उसको जानना क्या है, विधेय। तो यहाँ पर अब करण क्या कर रहा है, खेल रहा है। हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि वह कहाँ खेल रहा है, हमें पहले यह जानना है कि करण का उद्देश्य मीन्स करण क्या कर रहा है, तो वही विधेय कहलाता है। अब समझ में आया, करण खेल रहा है, इसमें विधेय क्या है, खेल रहा है। और चित्रकार, यह हो गया उद्देश्य। तो उसका विधेय क्या है, चित्र बनाना। जो चित्रकार चित्र बनाता है, चित्र बनाता है, यह क्या हो गया, विधेय। और चित्रा गीत गा रही है, चित्रा गीत गा रही है। तो यहाँ पर चित्रा हो गया उद्देश्य, गीत गा रही है विधेय। मंजरी बस से शहर गई। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर, मंजरी। तो उसका विधेय क्या है, बस से शहर जाना। ओके, तो आप समझ में आया उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, खेल रहा। विधेय इन वाक्यों में उदाहरणों में खेल रहा, चित्र बनाता, गीत गा रही, बस से शहर गई, ये सभी क्या है, विधेय।
करण, चित्रकार, चित्रा, मंजरी, ये सभी क्या है? उद्देश्य। ओके, समझ में आ गया? वाक्य के अंग में विधेय, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य हमने जाना, वाक्य के गुणों को जाना, वाक्य के अंगों को जाना, और अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद भी दो प्रकार के हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ऑलरेडी तुम लोगों को पता ही है। यह अर्थ के आधार पर 9वीं कक्षा में आपने जाना ही होगा। तो अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमें जानना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 3। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य है। तो अब हम इन तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखें सरल वाक्य क्या है। रचना के आधार पर जो पहला भेद है सरल वाक्य, इसको जानेंगे। यह सरल वाक्य होता क्या है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम सरल वाक्य कहते हैं। तो मैंने इससे पहले ही बताया है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। इसलिए मैंने पहले ही उद्देश्य और विधेय के बारे में आप लोगों को समझाया था। इसमें वाक्य के अंग, इसमें मैंने बताया था कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो इनका प्रयोग सरल वाक्य में किया जाता है। देखो उदाहरण यहाँ पर, वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? वर्षा। विधेय हो रही है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, उद्देश्य है मोहन, विधेय क्या है? पतंग उड़ाना। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो उद्देश्य हो गया बच्चे, उसका विधेय क्या है? मैदान में खेल रहे हैं। रविवार, उद्देश्य को भी हमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो यह हो गया विधेय। वह फलों के लिए बाजार गया, वह फलों के लिए बाजार गया। वह बाजार क्यों गया? फलों के लिए। तो यहाँ पर उद्देश्य भी है, विधेय भी है। राम खाना खाकर सो गया, राम उद्देश्य हो गया, खाना खाकर सो गया, विधेय हो गया। तो समझ में आया सरल वाक्य? तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। तो हम आसानी से सरल वाक्य को पहचान सकते हैं। तो इससे पहले हमें यह जानना है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो अगर हमें इसकी जानकारी हो जाती है उद्देश्य और विधेय के बारे में, तो सरल वाक्य को पहचानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, और दूसरा है संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों में दूसरा है संयुक्त वाक्य। पहला है सरल वाक्य और दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो यह संयुक्त वाक्य
क्या है, जानेंगे हम अब। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हमें समुच्चय बोधक को जानना जरूरी है। ये भी नौवीं कक्षा में आपने जाना ही होगा, समुच्चय बोधक। और याद आया? तो यहाँ पर वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं। इसलिए, तो, अतः, या, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक हैं। और, या, इसलिए, तो, अतः, तो ये सभी हमें किस लिए उसका उपयोग हम करते हैं? वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर उदाहरण देखें, माँ बाजार गई, यह एक वाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है। और एक वाक्य भी है यहाँ पर, सब्जियां लेकर आई। माँ तो बाजार गई, किस लिए गई? सब्जियां लेने के लिए। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। इसके लिए मैंने क्या प्रयोग किया यहाँ पर? और। तो यह समुच्चय बोधक हो गया। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों, स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है। तो यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण देखें, आप खाना खाइए, खाना खा लीजिए, उसके बाद क्या करना है? हमें आराम करें। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने और का प्रयोग किया। अब खाना खाएं और आराम करें, और का प्रयोग हुआ है ना यहाँ पर, तो संयुक्त वाक्य हो गया। और तीसरा है, आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो आप जो चाहते हैं वो उसको मुझे तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चाय या कॉफी दोनों का भी प्रयोग किया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या प्रयोग किया? यहाँ पर या का प्रयोग किया है। यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। और चौथा देखें उदाहरण, राम बीमार है। राम बीमार है। राम छात्र है, वह स्कूल नहीं आया, किस लिए? इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर राम बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आया। तो यहाँ पर इसलिए का प्रयोग जोड़कर दोनों वाक्यों का मेल किया है। राम बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आया। तो और या इसलिए, अगर तुम्हें परीक्षाओं में ऑप्शंस में यहाँ पर और इसलिए या दिखाई दे, तो वह हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि वह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। और पांचवा उदाहरण देखें, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। जब हम छात्र परिश्रम करते हैं, हार्डवर्क करने से ही हम सक्सेस हो पाते हैं। बिना परिश्रम के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें परिश्रमी ही बनना ही पड़ेगा ना। विद्यार्थी परिश्रमी होता है, तो जब परिश्रमी होता है तभी वह सफल हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो को जोड़कर अवश्य सफल होता है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है, इन दोनों को जोड़ा है। कैसे?
विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। और छठवां देखिए, सोमवार को हड़ताल है। हड़ताल पता है? हड़ताल का मतलब बंद या स्ट्राइक। ठीक, तो यहाँ पर सोमवार को हड़ताल है, इसलिए अतः बाजार बंद रहेगा। तो पहले ही यहाँ पर हमें पता चल गया कि सोमवार के दिन क्या है? हड़ताल है। तो अगर स्ट्राइक बंद कुछ रहते हैं तो कोई बाजार खुला रहता है? नहीं ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अतः का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य कैसे पहचाना जाता है समझ में आ गया? वाक्यों में और, या, इसलिए, तो, अतः इनका प्रयोग जहां पर भी हो वह क्या हो गए? कौन से वाक्य कहलाती हैं ये? संयुक्त वाक्य। ठीक है। और रचना के आधार पर तीसरा जानने से पहले संयुक्त वाक्य को कैसे पहचाना जाए इसे देखेंगे। तो हमें इनको ध्यान में रखना होगा, इन टिप्पणियों को, यानी नोट, पहले इस नोट को याद रख लीजिए। जब संयुक्त वाक्य पहचानना हो तो पहले हमें दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। दोनों वाक्यों के संयुक्त वाक्य मीन्स दोनों वाक्य मीन्स बैलेंस, समानाधिकरण। दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण, इक्वल, दोनों उपवाक्य इक्वल होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम उपवाक्यों का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र होना है, यानी उसका सार्थक अर्थ भी रहना है। तीसरा, उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस रहना है, तभी उस संयुक्त वाक्य को हम आसानी से पहचान सकते हैं। और चौथा है, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। तो यहाँ पर मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। डिपेंड, आश्रित मीन्स डिपेंड, दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड नहीं रहते। तो समझ में आ गया संयुक्त वाक्य को कैसे पहचाने। और उसके बाद रचना के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वह है मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है संयुक्त वाक्य में। तो यहाँ पर और, इसलिए, तो इनका प्रयोग होता है। और तीसरा देखें, मिश्र उपवाक्य क्या है। इसको मिश्र या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में मुख्य उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य पर दूसरा मिश्र उपवाक्य डिपेंड रहता है, आश्रित होता है। तो वह क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के लिए उपवाक्य में कि, जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब,
क्योंकि आदि वैधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य में और, तो, अतः, इसलिए जुड़ा, लेकिन सम्मिश्र वाक्य में की यानी छोटी छोटी ई की मात्रा है, ना कि बड़ी ई की मात्रा। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, जहां पर भी इन व्यतिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं वाक्य, तो हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि वह वाक्य मिश्र वाक्य है। तो उदाहरण देखें, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो यहाँ पर जैसे, तो हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है। दूसरा उदाहरण, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब नई कक्षा में दाखिला होगा, तो यहाँ पर इससे पहले हमने परिभाषा में देखा, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, यानी यहाँ पर जब नई कक्षा में दाखिला होगा, यह मेन सेंटेंस है। यहाँ पर इस पर डिपेंड हुआ है दूसरा वाक्य, क्या, हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य हो और उस मुख्य उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य डिपेंड होता है यहाँ पर। तो उसके लिए, उसको जोड़ने के लिए हम तब का प्रयोग किया यहाँ पर, यानी कि जैसा तैसा, जो, वह। तो यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण है, जब कोई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब, तब, समझ में आया? जब, तब। तो यह क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। और तीसरा उदाहरण देखें, जब राम आया तो श्याम चला गया। जब राम आया तो श्याम चला गया। जब का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो मिश्र वाक्य। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से मुझको एक लड़के को बुलाना है मेरे पास। तो मुझको, मैंने आवाज दी लेकिन उस लड़के ने नहीं सुना। दूसरे लड़के ने सुना मेरी आवाज को, तो उससे मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ। उसने समझ लिया और उसने पूछा किस लड़के को, कुछ पहचान कराना जरूरी है। तो मैंने कहा कि जिसने काले जूते पहने हैं उसको बुलाओ। तो यहाँ पर जिसने का प्रयोग हुआ है या नहीं, या यह क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ओके। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो यहाँ पर भी जब, तो का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या हो गया? मिश्र वाक्य। तो अब समझ में आया? तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को हमने जाना। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। ओके। और अब हम यह जानेंगे कि मिश्र वाक्य को कैसे पहचानें। तो मैंने यहाँ पर 3 डिब्बों को लिया है। उसमें लिखा है, एक डिब्बे में मैंने लिखा मुख्य उपवाक्य, दूसरा है योजक, तीसरा है आश्रित उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या है?
मुख्य उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य डिपेंड आश्रित होता है। तो यह इन दोनों को किससे जोड़ा जाता है? योजक से। तो यहाँ पर बिजली चली गई, यह मुख्य उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य है क्या है? शाम हुई। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या प्रयोग किया यहाँ पर? जैसे शाम हुई बिजली चली गई। ओके, और मुख्य उपवाक्य में हम पढ़ेंगे योजक में जब, आश्रित उपवाक्य में कब पढ़ेंगे हम? जब नई कक्षा में दाखिला होगा, जब हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, शाम चला गया, राम आया। जब शाम चला गया तो राम आया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। उस लड़के को बुलाना है। उसके लड़के की पहचान किससे की जा रही है? यहाँ पर काले जूते से। तो यहाँ पर जिसने का प्रयोग किया है मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए। धूल उड़ने लगी जब आंधी आई। धूल उड़ने लगी जब आंधी आई। तो इस तरह हमें मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। मुख्य वाक्य, योजक, आश्रित उपवाक्य के द्वारा हम मिश्र वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं। मिश्र वाक्यों को आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव। कैसे? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर हमें संज्ञा उपवाक्यों को पहचानने के लिए जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। राम को विश्वास है कि शाम होली पर जरूर आएगा। राम को विश्वास है कि शाम होली पर जरूर जाएगा। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पर की का प्रयोग कब होता है? संज्ञा उपवाक्य में होता है। तो जहां भी इस वाक्य में की का प्रयोग हो जाए तो हम उसको किस में ले सकते हैं? मिश्र वाक्य में ले सकते हैं। ओके, और दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर पदबंध आ गया। हमने पहले जाना है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। ओके, याद आ गया? या उसमें विशेषण उपवाक्य भी किसमें आता है? मिश्र वाक्य में आता है। तो ये उदाहरण देखो यहाँ पर, जिसने कार्य नहीं किया
वह खड़ा हो जाए। तो जिसने कार्य नहीं किया, यह क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य। तो और एक वाक्य क्या है यहाँ पर? वह खड़ा हो जाए। जिसने आ गया तो वह मिश्र वाक्य। जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है, जो मिश्र वाक्य। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है, जिनके हाथ में बैग है। उन अंकल को बुलाओ, को का प्रयोग हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट, वह साइकिल कहाँ है? जिससे आप कल आए थे। जिससे तो मिश्र वाक्य। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। जिसे मिश्र वाक्य। तो यह सभी क्या है? विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य किसमें हम लाभ मेल कर सकते हैं? मिश्र वाक्य में। ओके। और तीसरा है, मिश्र वाक्य में तीसरा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकरण आदि का द्योतन करते हैं। इन उपवाक्यों में जहां, जैसा, जब, ज्यों, त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, जब राम आया तो बारिश हो रही थी। कालवाची है यहाँ पर। बारिश हो रही थी कब? जब राम आया। कालवाची है यह। तो यह क्या है? मिश्र वाक्य। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। कार्यकरण। तो यहाँ पर हमें सफलता मिलती। इससे पहले मैंने बताया था, छात्र या विद्यार्थी परिश्रमी होता है तभी अवश्य सफल होता है, बताया था ना। तो यहाँ पर कार्यकरण, जो हम कार्य करते हैं सफलता के साथ, उस कार्य को हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो यदि, तो यह क्या हो गई? मिश्र वाक्य। जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्थानवाची। जहां जहां, स्थानवाची। जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। रीतिवाची। जहां, रीतिवाची। जैसा अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा काम किया। रीतिवाच मीन्स एक क्रम में, जैसे बड़े करते हैं उसको फॉलो होते हैं छोटे। ओके। जैसा करोगे वैसा भरोगे। रीति, जैसा हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। जितना तुम जानते हो उतना काम करो। कालवाची। जितना तुम जानते हो उतना काम करो। यह क्या हो गया? कालवाची। तो ये सभी कालवाची, कार्यकरण, स्थानवाची, रीतिवाची, ये सभी आते हैं। तो वह क्या हो गए? मिश्र वाक्य।